हेलो बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी हम लोगों ने दो चैप्टर खत्म कर लिए, दैट इज मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, जो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट वाला पार्ट पढ़ा था ना, क्वांटम नंबर्स, वो अब आपका हर चैप्टर में यूज होगा। एक्चुअली वो पार्ट ठीक एटॉमिक स्ट्रक्चर का था, बट वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था एक्चुअली में। तो क्वांटम नंबर्स अगर आपको नहीं आते ना, तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वांटम नंबर वाले पार्ट को जल्दी से पूरा याद कर लेना है। ठीक है, कि भाई एस के लिए क्या होती है, एल की वैल्यू, पी के लिए क्या होती है, डी के लिए क्या होती है, एफ के लिए क्या होती है, किसमें कितने ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन, क्या एंगुलर मोमेंटम, कितने एस की वैल्यू, सब कुछ तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर पर मूव करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेंगे आप लोग, 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रेडियस कैसी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बहुत सारी बातें। यानी कि पूरे केमिस्ट्री का फाउंडिंग चैप्टर होगा ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, यहाँ पर ग्रुप्स की पोजीशन, पीरियड्स की पोजीशन, एटम्स की पोजीशन सब निकालना सीखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। पहली क्लास से काफी कुछ रटने को भी होगा इसमें, तो आप पहली क्लास से रट लीजिएगा। हाँ, साफ साफ कह रहा हूं, रटना होगा और आपको रटना पड़ेगा। अगर रटेंगे नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले जो जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, पहले उन सब बातों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत, जो हम मॉडर्न टेबल पढ़ते हैं, वो तो बहुत बाद में आई। शुरुआत में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने एलिमेंट्स को सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर्टीज में अरेंज किया जाए, एक टेबल में अरेंज किया जाए, जिससे हमें किसी भी एटम की प्रॉपर्टी पढ़ने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट थे, हम सारे एलिमेंट्स को कहां तक स्टडी करते, अलग अलग। तो हमने क्या किया, काश कोई एक ऐसे ग्रुप में एलिमेंट आ जाए कि भाई ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं, ये इस ग्रुप में आते हैं, तो हम एक एलिमेंट की स्टडी कर लेंगे और कहते हैं कि पूरे ग्रुप की स्टडी सेम है ना। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे DOBER EINER, डॉबर्नर्स ट्राइड रूल। ठीक, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, जो बचपन की बातें हैं वो भी, और जो नई नई है वो भी, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। जो लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको पता है हम कुछ नहीं छोड़ते, और सारे क्वेश्चन भी करेंगे ऑब्वियसली। 1817 में, है ना, 1817 में इन्होंने एक अपना ट्राइड रूल दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम्स को 3-3 के ग्रुप में बांटा था। जैसे 3 एटम एक ग्रुप में डाल दिए, बाकी के 3 अलग, बाकी के 3 अलग, और फिर बोला कि इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। राइट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस बात को, दैट ही मेड ग्रुप्स of 3 elements having similar chemical properties। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। मैं नहीं कह रहा हूं सेम थी, मैं कह रहा हूं सिमिलर थी, कॉल्ड ट्राइड। उनको उन्होंने क्या बोला, ट्राइड। ठीक है, क्यों ट्राइड, क्यों? क्योंकि उसमें 3-3 एलिमेंट थे। अच्छा, दूसरी बात, एक और काम की बात है, क्या कि इनके ट्राइड में एक चीज कॉमन थी, कि जो एटॉमिक वेट था मिडल एलिमेंट का, एटॉमिक वेट ऑफ middle element is nearly equal to, I'm not saying that exactly equals to, I'm saying nearly equals to the average atomic weight, the average atomic weight of the first and third element।
इसका मतलब क्या है, लेट सपोज इन्होंने 3 एलिमेंट लिए ए, बी और सी। ठीक, तो इन्होंने क्या पाया कि जो मास ऑफ बी था दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी अपॉन 2, यानी कि वो ए और सी का क्या था, एवरेज था। एग्जैक्टली इक्वल्स टू नहीं था बट नियरली इक्वल्स टू उसी के होता था। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने काफी सारे ट्राइड्स बनाए, तो हम पहले ट्राइड की बात करते हैं। जो इनका सबसे अच्छा ट्राइड था, जो एग्जैक्टली सारी बातों को मानता था इनकी बोली हुई, वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो मास होता है वो होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अच्छा, तो अगर आप 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 23। ठीक है, तो इसका मतलब पहले और तीसरे का जो वेटेड एवरेज है वो दूसरे के मास के बराबर है। फिर जैसे ही इनका ये वाला सही हो गया तो इनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने और बनाए, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब आपको कैल्शियम का मास पता ही है, कैल्शियम का मास कितना होता है, 40। स्ट्रोंशियम का मास अगर आपको नहीं पता तो हम निकालेंगे अभी, वैसे 87.5 होता है। ठीक, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। और बेरियम का तो आपको पता ही है 137, हम लोगों ने देखा था मोल कंसेप्ट में। अगर आप 40 प्लस 137 अपॉन 2 करना चाहोगे तो क्या लगता है कितना आएगा, तो इसको कर लो 177 अपॉन 2, दिस विल कम्स आउट टू बी 88.5। ठीक है, तो 87.5 इज नियरली इक्वल्स टू 88.5। तो हाँ, कई हद तक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ऐसी एक और निकाला इन्होंने, कई सारे बनाए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक ये भी बनाया इन्होंने। फिर इसमें देखो, क्लोरीन का मास आप सभी को पता है कितना, 35.5। ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127, राइट। तो अगर आप पहले और तीसरे का एवरेज लोगे दैट इज 35.5 प्लस 127 अपॉन 2, तो जब इसको करोगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 81.25, राइट, विच इज नियरली इक्वल्स टू द 80। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा डॉर्विनर सही साबित हो गया। ऐसे उसने और भी बनाए थे, एच, एफ और सीएल का बनाया था, स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम का बनाया था, फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का बनाया था, काफी सारे बना दिए थे उसने। ठीक, लेकिन आपको पता चल ही रहा है जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इनमें तो काफी अच्छा चला। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो बहुत ज्यादा अच्छा इनका ट्रायड नहीं आया। इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी साथ साथ रख दिए थे जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, बस वेट का एवरेज सेम था। अब वेट के एवरेज से तो अकेली चीजें नहीं होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो सेम होनी चाहिए, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं आई। तो फिर इनके मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। ये कब की बात है, 1817 की। आगे बढ़ते हैं, तो लगभग 50 साल तक फिर कुछ नहीं हुआ। फिर 1865 में एक और दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड, नई भूमि, न्यूलैंड। और इन्होंने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए जिनको बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको समझ लेते हैं जरा। अब इन्होंने क्या किया, देखो जैसे डॉर्विनर ने एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया था, सेम ऐसे ही न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, और एक चीज इन्होंने पाई क्या, कि जैसे हमारे सुर होते हैं ना, है ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा के बाद सा रिपीट हो रहा है, देखो सा रे गा मा पा धा नी सा।
तो हर 7th आपका ऑक्टेव के बाद, मतलब जो 7th सुर है उसके बाद अगर आप 8th सुर देखोगे तो आप देखोगे वो रिपीट हो रहा है, दैट इज अगेन सा। सा से स्टार्ट किया, सा पे खत्म हुआ, राइट। सेम एलिमेंट्स में भी होता है। उन्होंने जो अपने ऑक्टेव्स बनाए उसमें क्या हो रहा था, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मैच कर रही थी, राइट। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी 9th एलिमेंट से मैच कर रही थी, तीसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी 10th एलिमेंट के साथ क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो पहली बात तो ये लिख लेते हैं कि ही अरेंज्ड द एटम्स in the order of increasing atomic masses, ठीक है, and observe that every eighth element was similar to the first one, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने ये लॉ दिया ना, मतलब अपना न्यूटन कह रहा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, तो एट दैट टाइम इनर्ट गैस वाज नॉट नोन, ठीक है। तो इस बात को भी लिखेंगे कि एट दैट टाइम inert gas was not known। तो इनर्ट गैस नोन नहीं थी, तो बाई चांस तुक्के से इनका क्या आ गया, आंसर ठीक आ गया, या ये वाली चीज मैच कर गई। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे अरेंज किया, देखो हाइड्रोजन को यहां किया, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, अब हीलियम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि तब पता ही नहीं था हीलियम होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर नियोन तो थी नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। बस यहीं तक चला था इनका। इन्होंने जितनी भी ड्रामेबाजी करी वो केवल एलिमेंट नंबर 20 तक चली, आगे फिर वो फेल हो गई। तो यहां से उन्होंने क्या बोला कि भाई लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है। क्यों, क्योंकि अगर लिथियम फर्स्ट एलिमेंट मानते हो तो सोडियम उसका 8th है, पोटेशियम सोडियम का 8th है ना। ऐसी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड बात हो रही है ना। HF और Cl की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ऐसी नाइट्रोजन, फोस्फोरस की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। ड्रॉबैक क्या थे, तो ड्रॉबैक लिख लेते हैं। ये सब बातें 11th में पूछी जाती हैं आपकी, हालांकि जेई 2021 में थोड़ा सा सटिया गया था, उन्होंने न्यूलैंड्स और सॉरी मेंडलीव के बारे में भी कुछ थ्योरेटिकल बातें पूछी थी, तो अभी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको भी, है ना। कुछ ऐसी बातें पूछी जो किसी को नहीं पता होती जनरली, लेकिन वो किताबों में लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स। लॉ तो कहना ठीक नहीं है, क्या क्या थे ड्रॉबैक्स, चलिए देखते हैं बारी बारी। पहला ड्रॉबैक था कि इनका जो ऑक्टेव रूल था ये वैलिड अप टू कैल्शियम, ये केवल कैल्शियम तक वैलिड हुआ, राइट, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने तो अपना रूल दे दिया था, बाद में नोबल गैस की भी तो डिस्कवरी हुई, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो
दिस लॉ हैज टू बी ड्रॉप्ड आउट, या ऐसे कह लो दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड और ड्रॉप्ड आउट। इसको ड्रॉप कर दिया गया भाई, छोड़े आए इसको पीछे। तीसरी बात, अब देखो वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, ठीक, बट चूंकि कैल्शियम तक वैलिड क्यों था, क्योंकि जब इन्होंने हायर एलिमेंट्स पर ये सब चीजें लगाई ना, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन था, ठीक, इन्होंने क्या किया था, अब ये आगे की दे नहीं रखी होती है आपकी किताबों में, अगर आप पूरा प्रॉपर रिसर्च पेपर देखोगे न्यूलैंड्स का तो आपको पता लगेगा, जैसे मैंने देखा था अपने आईआईटी के टाइम पे, तो इन्होंने आयरन को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रख दिया था। ऐसी खामियां भी इन्होंने की थी, तब आयरन खोजा जा चुका था, तो इन्होंने क्या किया था, आयरन को उठाकर ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रख दिया था। तो ऐसी सब दिक्कतें इन्होंने कर दी थी। जब बाद में पता चला तो पता चला कि आयरन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है ना, अरे लोहे की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी गलतियां भी की थी। तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि he failed in the case of he failed in the case of heavier elements। वो heavier elements के केस में क्या हो गए, फेल, एज Fe, जैसे कि आयरन हैज बीन प्लेस्ड along with ऑक्सीजन एंड सल्फर। उन्होंने आयरन को ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ रख दिया, ठीक है। चलिए, ये कब की बात थी, 1865 की। 4 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, अब ये आपके लिए नए होंगे तो इनको बड़े ही ध्यान से इज्जत के साथ देखना। इन साइंटिस्ट का नाम था लॉथर मेयर, ठीक है। इन्होंने अपना एक कर्व दिया, तो लोथर मेयर का हम लोग कर्व पढ़ेंगे कब, 1869 में। ये सन में इसलिए लिख रहा हूं डिफरेंट ताकि आपको ये पता लगे कि कैसे हमारी पीरियोडिक टेबल डेवलप हो रही थी। आप अपने आप को उस समय में इमेजिन करो, है ना, 50 साल बाद न्यूलैंड आया, जो आप इतनी आसानी से सब चीजें पढ़ ले रहे हो और कह दे रहे हो कि भाई इस साइंटिस्ट ने कुछ किया ही नहीं। सोचिए उस समय पर इतनी बातें बोलना भी बहुत बड़ी बात थी। 50 साल लग गए, 50 साल तक कोई साइंटिस्ट बीच में कुछ बोल नहीं पाया, क्या इतने बेवकूफ थे, नहीं, चीजें तब डेवलप हो रही थी, राइट। चलो, तो लॉथर मेयर ने क्या किया, लॉथर मेयर ने एक कर्व बनाया, किसके बीच में, तो ही प्लॉटेड अ कर्व between what, atomic weight and atomic volume। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन्होंने क्या बनाया, एक कर्व, और कुछ उनको ऑब्जर्वेशंस मिली। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने कर्व बनाता हूं, फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। देखो उन्होंने कर्व कैसा बनाया, इधर तो उन्होंने रखा एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम की कुछ यूनिट होगी, तो ये था सेंटीमीटर क्यूब में, और इधर उन्होंने रखा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में। तो देखो कर्व बहुत ही प्यारा आया, इस कर्व को देखिए जरा, ठीक है ना। ये मैं तिरछा बना नहीं रहा हूं, ये ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा आया ही था, ठीक है। ऐसे ना सोचे कि ये मेरे से बन जा रहा है। इस तरीके से एक कर्व बनाया, ठीक है। क्या हमारे सिलेबस में एक कर्व है, बिल्कुल, तभी तो पढ़ा रहा हूं। और क्या पूरा कर्व हमको याद रखना है, नहीं,
आपको किताबों में पूरा पूरा कर्व मिलेगा, आपको पूरा कर्व याद नहीं रखना है। मैं जो आपको बताऊंगा बस आपको वो याद रखना है, बाकी सब चीजें आप छोड़ देना। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जितनी भी पीक्स आपको दिख रही हैं, ये ये और ये जितनी भी आपको पीक्स दिख रही है ना, यहां पर कौन थे आपकी अल्कली मेटल्स। अब शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा ना हो, अगर 10th का नहीं याद है कि अल्कली मेटल्स क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है, वैसे तो पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो अभी के लिए आप बस ऐसे रट लीजिए कि यहाँ पर कौन थी, अल्कली मेटल्स थी। तो अभी ये सब बातें मैं लिखवाऊंगा अभी, बट अभी मैं बना देता हूं क्या। तो जैसे यहाँ पर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम। इस तरीके से क्या थे आपके पीक्स पर अल्कली मेटल्स थे। जो डिसेंडिंग पार्ट था कर्व का, यानी कि जो पार्ट नीचे जा रहा है, उसके मिड में कौन थी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मिड में कौन है, ये नीचे जाते हुए कर्व के मिड में। तो यहां पर बेरिलियम, अगला कौन सा है, यहां पर मैग्नीशियम, फिर कौन है ये, यहां पर कौन होगा, कैल्शियम, फिर अगला ये वाला, यहां पर स्ट्रोंशियम, और फिर अगला यहां पर बेरियम। ठीक है, ये सारे हमारे कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर आपको नहीं याद है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बस अभी आप बना लें इसको, हम बहुत आराम से इस बातों को सबको याद भी कर लेंगे, समझ भी जाएंगे। एक दो क्लास का सब्र रखें, पूरी पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होगी। अच्छा, उतरने वाले कर्व को देख लिया, चढ़ने वाले कर्व के बीच में भी तो कोई होगा, उनको क्या बोलोगे, तो वो थी आपकी हैलोजेंस। ठीक है, जो चढ़ने वाला ग्रुप था, यानी कि जो ऊपर जा रहा था कर्व, उसमें कौन थी आपकी, हैलोजेंस। तो यहां पर थी आपकी क्लोरीन। फ्लोरीन क्यों छोड़ दी, लोथर मेयर ने नहीं बनाई थी फ्लोरीन, मैं क्या करूं, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन कहां गई, फ्लोरीन लोथर मेयर ने नहीं दिखाई थी, तो मैं भी नहीं दिखा रहा हूं। क्या पता क्यों नहीं दिखाई थी, हो सकता है उसको तब मिली ना हो सकता है तब फ्लोरीन डिस्कवर ना हुई हो, पता नहीं, डिस्कवर तो हो गई थी ऑब्वियसली, बट पता नहीं उसने क्यों नहीं रखा, हो सकता नहीं आ रहा हो इस कर्व पे तो उसने छोड़ दिया हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बॉटम इतने बड़े बड़े और चौड़े चौड़े बना दिए आपने, यहां पर कौन था, यहां पर थे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपके नॉर्मल, मतलब जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डरना नहीं है, बस सुनते चलो और लिखते चलो। चूंकि ये सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ रहा है, इसको शुरुआत में नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग पढ़ाते हैं, दे रखा है, तो हम भी आपको पढ़ा दे रहे हैं। अभी के लिए बस ऐसे देख लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम समझ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, तो लोअर पार्ट में कौन होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बना लो इनको। जैसे यहाँ पर हो गया वेनेडियम वी, बस आपको सिंबल बनाने हैं ना, ये नहीं सोचना है अभी अरे हाय राम मुझको तो वी पता ही नहीं है क्या होता है, वेनेडियम सर ने पता नहीं क्या ही बोल दिया, तो ये सब हम सीख जाएंगे। यहाँ पर है कोबाल्ट, यहाँ पर है कॉपर, यहाँ पर है जिंक। ठीक है, ऐसे ही इधर देख लो, इधर है आपका जर्कोनियम, नायोबियम, रुथेनियम, रेनियम, ये सब, कैडमियम। ठीक है ना, तो ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, अब रटना क्या है, बस तीन बातें, चार बातें रटनी है, ये एलिमेंट्स आपको नहीं रटनी है, बस आपको चार बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या, देखो जो बातें अभी मैंने इस कर्व को बनाते समय बोली थी, बस वही बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या, मैं आपको बताता हूं, चलो मेरे साथ लिखते चलो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात मैंने क्या बोली कि पीक्स जो थी इन द लोथर मेयर कर्व, एलएम क्या है, लोथर मेयर कर्व, आर occupied by alkali metals। दूसरी बात, descending part of the curve is
occupied by alkaline earth metals। तीसरी बात, ascending part of the curve is occupied by halogens। और उससे अगली बात कि वही जो बॉटम था, बॉटम ऑफ द कर्व इज occupied by transition elements generally। ठीक है ना, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे बट जनरली जो थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही थे। ठीक है, अब ये लोथर मेयर इतनी सारी बातें करके चले गए, बस इतना ही कह के और वो निकल लिए। फिर आए, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं, क्योंकि अब जो आपके जेई के क्वेश्चन बनेंगे, अब तक जो पढ़ाया इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनाने को पूछ सकता है, मतलब आज तक उन्होंने नहीं पूछा ऐसा कोई भी क्वेश्चन इन तीनों चीजों से, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैंडलीव, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव की स्पेलिंग जो है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो उससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इन्होंने भी 1869 में ही काम किया। मैंडलीव वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है ना, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। ही authored the textbook प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। कि भाई केमिस्ट्री जो लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए क्या क्या सिद्धांत होना जरूरी है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये जेई 2021 में पूछी गई थी। 22 जुलाई के जो एग्जाम हुआ था मेन का, उसमें ये स्टेटमेंट आई थी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब इन्होंने ये टेबल दी 1869 को याद करो, उस समय पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट नोन। ठीक है ना, एट दैट टाइम structure of atom was not known। ठीक, अच्छा, और इनके बारे में एक और खास बात है, क्या? ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर। ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर। काफी सबसे सटीक जो बैरोमीटर इन्होंने बनाया था, तो इसलिए भी इनको काफी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने भी क्या किया था, अब ये तो इनकी तीन खास बातें हो गई। अच्छा, और ये तीनों बातें कब पूछी गई थी? जेई 2021 में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी अपने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था किसके वेट बेसिस पर? एटॉमिक वेट के। तो इनके लिए भी मतलब इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। इनकी भी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट पर अरेंज थी। ठीक है, जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी उस समय पर 63 एलिमेंट्स वर नोन। 63 एलिमेंट्स वर नोन। उस समय पर 63 एलिमेंट
डिस्कवर हो चुके थे, नोबल गैस नहीं थी, नोबल गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड। अच्छा, एक बात और, एनसीईआरटी पहले ही दिन से पढ़ते रहना, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात क्या थी? अब तीसरी बात क्या है? ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में लगाया, यानी कि कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में इन्होंने क्या किया था? क्लासिफाई किया था। तो इस बात को भी हम लिखेंगे, सम्मान दीजिए इनको। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, he was the first scientist to classify the elements in a systematic manner, that is in horizontal rows and vertical columns, ठीक है? और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने बोला पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने बोला ग्रुप्स, ठीक है? हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स वाज देयर एंड 8 ग्रुप्स वाज देयर। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और ग्रुप्स 8 थे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड तो नो डाउट 7 ही हैं, लेकिन ग्रुप्स 18 हैं, ठीक है? तो खैर अभी हम लोग मेंडलीव की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं। अच्छा, और दूसरा काम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुछ ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप्स में बांट दिया था, ठीक है? तो जो एलिमेंट्स ए ग्रुप में आते थे उनको ये नॉर्मल एलिमेंट्स बोल देते थे, जो एलिमेंट्स बी ग्रुप में आते थे उनको ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते थे, ठीक है? तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि जो 8 ग्रुप थे उनमें से शुरुआती 7 ग्रुप को, तो ईच ग्रुप अप टू 7th ग्रुप was divided। मैं आप लोगों के साथ लिख रहा हूं, आप भी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मैं चाहता तो स्लाइड्स ले आता आप लोगों के लिए और मैं 2 मिनट में पढ़ पढ़ कर आगे निकल जाता और आप लोग बैठे रहते। और मैं लिख रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोगों को भी हिम्मत आए और आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बनाओ। उन्होंने क्या किया? ए और बी सब ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है? जो ए सब ग्रुप था उन्होंने उसमें रखे नॉर्मल एलिमेंट्स और जो बी सब ग्रुप था उसमें उन्होंने रखे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है? अच्छा सर, आपने अभी तो बोला था कि 8 ग्रुप होते हैं, यहां आपने बात केवल 7 ग्रुप की करी। 8वें ग्रुप में क्या हो गया? जो आपका 8th ग्रुप था ना, जो 8th ग्रुप था वो कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। उसमें केवल 9 ही एलिमेंट्स थे, वो भी
इन 3 rows, वो भी किसमें, केवल 3 रो में, 3 रो ही भर पाई थी उसकी, और उनमें उन्होंने 9 एलिमेंट को रखा था बस। उसके बाद फिर आगे एलिमेंट्स मिले नहीं थे, कंप्लीट हो गए। ठीक, फिर उन्होंने ये बोल दिया था कि जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज है, राइट। मेरिट्स क्या कहती हैं इस ग्रुप के, मतलब एक मॉडल की, कि भाई पहली बार ऐसा हुआ था इतिहास में कि इतना इजी हो गया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को स्टडी करना। क्यों? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में डाल दिए थे तो सबकी प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम आ जा रही थी, राइट। अच्छा, एक बहुत अच्छा काम इन्होंने और किया। क्या? इन्होंने जो एलिमेंट्स उस समय पर नहीं खोजे गए थे ना, उनकी भी जगह अपनी पीरियोडिक टेबल में फिक्स कर दी थी। बोला था कि जब ऐसा ऐसा एक एलिमेंट कभी खोजा गया तो अगर ऐसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मिला तो आप उसको यहीं पर रखोगे। जगह फिक्स करके गए थे कि अगर ये एलिमेंट मिलेगा तो हम इसको इस जगह पर रख देंगे, और रख देंगे। उसके बाद ये जिस भी ग्रुप में आ रहा होगा इसकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप के मेंबर्स से मिलती हुई होगी। यानी कि एटम डिस्कवर होने से पहले वो एटम की जगह और एटम की प्रॉपर्टी दोनों बताकर चले गए थे। अच्छी बात है ना? तो इस बात को हम लोग लिखेंगे जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये तो, जादूगर थे हमारे मेंडलीव, है ना। तो इस बात को लिखते हैं कि he gave encouragement to the discovery of new elements as some gaps were left for it, क्योंकि उनके लिए कुछ गैप छोड़ दिया गया था। जैसे कौन कौन से थे? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, है ना, टेक्नीशियम, है ना, इन सब के लिए उन्होंने जगह छोड़ दी थी। तो उन्होंने क्या बोला था? जैसे जो गैलियम था वो आफ्टर एल्यूमिनियम आता है, राइट। तो उस समय पर एल्यूमिनियम तो था लेकिन गैलियम नहीं खोजा गया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोल दिया कि जो अगला एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। एका मतलब बिफोर, तो राइट, ऐसा एलिमेंट जिससे पहले कौन है? एल्यूमिनियम। तो बाद में उस एलिमेंट को बोला गया गैलियम, बाद में वो खोज लिया गया था और उस एलिमेंट का नाम था गैलियम Ga। ठीक है। एक उन्होंने बोलकर गए एका बोरोन, एका बोरोन, बाद में वो मिला आपको स्कैंडियम। याद रखना, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मत देखना, वो जो टेबल बनाकर गए थे उसके हिसाब से चल रहा है। मॉडर्न में बोरोन और स्कैंडियम बिल्कुल अलग अलग है। स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक में रखा हुआ है, बोरोन आपका पी ब्लॉक में रखा हुआ है, राइट। स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, बोरोन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, अभी ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल टेंशन ना लें, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्कैंडियम और बोरोन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने टाइम पर ऐसा बताकर चले गए थे। एक उन्होंने बताया एका सिलिकन, जिसके पहले सिलिकन आता है, दैट वाज नोन एज जर्मेनियम, जो कि सही था। आज भी हम लोग जर्मेनियम ही रखते हैं वहां पर, Ge। और एक वो बताकर चले गए एका मैंगनीज, एका मैंगनीज, जो कि सही है बिल्कुल। यह है आपका टेक्नेटियम या टेक्नेशियम, Tc। तो ये भी सही है आज के हिसाब से, ये भी सही है और ये भी सही है। एका बोरोन और स्कैंडियम जो था वो गलत था, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे एटॉमिक वेट थे जिनके मतलब डाउटफुल थे, मतलब लोग कुछ कुछ अलग बोलते थे एटॉमिक वेट, कुछ लोग अलग बोलते थे। तो ऐसे एटॉमिक वेट की भी इन्होंने क्या किया? करेक्शन कर दिया। तो जिन भी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के लोगों को डाउट थे उनका करेक्शन करके उन्होंने उनके फिक्स्ड एटॉमिक वेट क्या किए? बता दिए। जैसे बेरिलियम था, है ना,
बेरिलियम के वेट के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था। तो बाद में क्या पता चला, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ऐसा कोई एक घटिया सा फॉर्मूला था, हमें नहीं जानना। ठीक, उसके बिहाफ पर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के क्या करे थे, करेक्शन कर दिए थे। तो हम बस यही वाली बात लिख लेते हैं उनके एडवांटेज में कि he did some corrections in the doubtful atomic weight of elements. For example, uranium, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम एटसेट्रा, और भी करे होंगे पता नहीं, बट ये 5 पता है। इनके एटॉमिक वेट में इन्होंने क्या किया, सुधार कर दिया। ठीक, अच्छा, बहुत गाथा गा रहे हो मेंडलीव की, पढ़ते तो हो नहीं हो। हाँ, क्योंकि कुछ डीमेरिट्स थी, कुछ डीमेरिट्स भी थी जिनकी वजह से मेंडलीव को बाद में नकारा गया। क्या? पहली चीज, सबसे छोटा सबसे क्यूट एलिमेंट हाइड्रोजन, उसकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए। उसकी पोजीशन इनकी एलिमेंट्स में, मतलब इनकी पीरियोडिक टेबल में थी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखोगे ना, ये तो आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, मतलब काफी अभी डीमेरिट है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। इसलिए जो लेटेस्ट अभी पीरियोडिक टेबल्स आई है ना, उनमें हाइड्रोजन को किसी भी ब्लॉक में नहीं रखा जाता। हालांकि हम जो पढ़ेंगे वो तो पुरानी है, ठीक है ना, बट जो अभी भी लेटेस्ट आई है उनमें हाइड्रोजन को किसी के साथ नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन से मिलती है। तो पहली डीमेरिट थी आपकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो फिक्स नहीं कर पाई है। वो तो आज भी नहीं है, पर बेचारे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी गलती इन्होंने क्या करी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। इसका क्या मतलब है? अरे, जब तुम कह रहे हो कि हम एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगा रहे हैं, तो आइसोटोप्स का मास तो अलग अलग होता है, तो आप इनको सेम जगह तो नहीं रख सकते, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको सेम ग्रुप में डाल दिया, सेम ब्लॉक में डाल दिया। लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, खुद ही बोल रहे हो एटॉमिक मास अलग है तो अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर खुद ही सेम ग्रुप में डाल रहे हो। तो मेंडलीव ने कहा हमको नहीं पता, प्रॉपर्टी सेम आ रही है, लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं वो सेट नहीं हो रही, तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। बस हाँ, ये पक्का पता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रॉपर्टी सेम आई है, तो हम तो सेम ग्रुप में इनको डाल दे रहे हैं। ठीक, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए पोजीशन ऑफ आइसोटोप को। तीसरी बात, कुछ और भी फर्जी काम किया। क्या? कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट कम थे, उनको इन्होंने बाद में रखा, और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट ज्यादा थे, उनको इन्होंने पहले रख दिया। जैसे आर्गन और पोटेशियम की बात करते हैं। आर्गन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 40, और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39। तो कायदे में कौन पहले आना चाहिए? पोटेशियम पहले आना चाहिए, आयरन बाद में आना चाहिए, लेकिन आयरन को इन्होंने पहले रख दिया, फर्स्ट प्लेस्ड। ठीक, और पोटेशियम को इन्होंने बाद में रखा। ऐसे कोबाल्ट और निकल के साथ भी किया। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का मास होता है आपका 58.9 और निकल का होता है आपका मास 58.6। ठीक है, तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, निकल पहले आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, निकल को पहले रख दिया। क्या मैं सही बोला? नहीं, उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, तो उन्होंने कोबाल्ट को भी पहले रख दिया। और जब उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो कहा हमारे पास नहीं है एक्सप्लेनेशन, फालतू बात हमसे ना करें, देखो हम पीट देंगे किसी को, जो है सो है, बस हमने जो लॉ दिया था उस हिसाब से सेट नहीं हो रहा, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रॉपर्टी हम जो बोल रहे हैं वो सही है, कोबाल्ट पहले ही आना चाहिए, आर्गन पहले ही आना चाहिए। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले ही है, आर्गन पहले ही है।
ठीक, अब क्यों है कैसे है वो सब बातें तो समझेंगे, लेकिन हाँ, मेंडलीव वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए उसको पहले रख दे। क्या दिक्कत थी, रख देता पहले, कोई चेक करने तो नहीं जा रहा था, तब लोग इतने होशियार तो थे नहीं, वो कर सकता था ये वाला काम। लेकिन ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो। उसने बेशक अपने आप को गलत साबित कर दिया, इट इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है ना। सोचो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर था, इतनी अच्छी पोजीशन पर जब इतने सारे साइंटिस्ट उसको सुन रहे हो, उस समय पर अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं गलत हूं, लेकिन साइंस में ऐसा ही हो रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उस समय पर मेंडलीव ने इस बात को स्वीकार किया। ठीक, चौथा उसने एक काम और कर दिया था कि उसने कहीं कहीं पर ग्रुप्स में एक ऐसा फर्जी काम किया था कि लाइक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था और अनलाइक एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया था। ये काम भी उसने कर दिए थे कुछ कुछ। तो खैर ये एक बात थी, इसको चाहो तो लिख लेना, नहीं चाहो तो मत लिखना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये पूरा हमारा अभी तक का बेसिक हो गया, जिसमें हमने सीखा कि कैसे करके हमारे डॉबनर से लेकर, हालांकि डॉबनर से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेवोसियर वगैरह, उन्होंने भी थोड़ी सी चर्चाएं की थी। जैसे लेवोसियर ने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करके बांट दिया था। तो उन्होंने कोई एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन सब का कोई भी चक्कर नहीं पाला था, एक ग्रुप बना दिया था मेटल का, एक बना दिया था नॉन मेटल का और बांट दिया था। पर वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि एक तीसरी चीज आ गई, मेटलॉइड, ठीक है। फिर डॉबेनर आए, फिर न्यूलैंड्स आए, फिर उसके बाद मेंडलीव आए। सबसे अच्छा काम किसने किया, मेंडलीव ने। इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था 2021 में, उनमें 3 स्टेटमेंट लिखे हुए थे, तीनों मैंने आपको बता दिया, चौथा स्टेटमेंट गलत था, वो भी आपको बता दिया, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पूरा बेसिक और हिस्ट्री देख ली अपनी पीरियोडिक टेबल की। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये सब बकवास है, क्वेश्चन आएगा आप फंस जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि ये सस्ता टॉपिक है तो इससे 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पूरा ही आएगा 4 मार्क का। तो अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, लोथर मेयर कर्व को देख लेना, क्वेश्चन आते हैं उससे, नीट में तो खासकर आते हैं। और फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दैट वाज गिवन बाय मोजले। मोजले नहीं, मोजले, ठीक है। इसको शुरू करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, रिवाइज करके आइएगा। टाटा, सी यू, बाय बाय।